जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में ढेर सारे फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें फैक्टों के जाल में उलझना नहीं है। जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे हमने उनको कवर करने की कोशिश किया है। तो ज़्यादातर जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे फैक्ट लगभग आपको इस वीडियो में और इसके आगे जो वीडियो बनेगी उसमें सेकंड पार्ट में कवर हो जाएगा। और वैसे तो बहुत सारे फैक्ट होंगे जो उतने उपयोगी नहीं हैं, इसलिए उन फैक्टों के जाल में हमें नहीं फंसना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और इसका क्या नाम रखा गया, इसको हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया, यानी खोज किया। इस सभ्यता के लिए जो नाम रखे गए शुरुआती समय में वो थे सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। जब इस सभ्यता के बहुत से केंद्रों का उत्खनन किया जाने लगा सिंधु घाटी क्षेत्र में के बाहर भी, तो फिर सिंधु सभ्यता का जो नाम रखा गया था वो उचित प्रतीत नहीं हुआ। तो पुरातत्व में एक परंपरा है कि किसी सभ्यता का नामकरण उसके प्रथम उत्खनित स्थल के नाम पर किया जाता है। तो जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का अगर देखा जाए तो सर्वाधिक संकेंद्रण की बात किया जाए, जहाँ पे मतलब बहुत सारे आसपास में नगर मिले हुए हैं, तो वो है सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदी के किनारे हैं। इसलिए कतिपय विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के खोजे गए स्थलों में जितने स्थल खोजे गए हैं 917 स्थान भारत में हैं, 481 स्थान पाकिस्तान में और 2 स्थान अफगानिस्तान में हैं। और आगे और भी खोजे होंगी तो ये आंकड़े बदलते चलेंगे। इनमें से सर्वाधिक स्थल देखा जाए अगर तो गुजरात में ढेर सारे हड़प्पाई स्थल मिले हुए हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की बात करते हैं। तो इस संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो भी है सब पुरातात्विक स्रोत ही हैं, साहित्यिक स्रोतों से हम कुछ भी नहीं जान पाते हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसलिए कहीं न कहीं देखा जाए तो आवश्यक साक्ष्यों का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी, चाहे उत्पत्ति हो, चाहे इसका विनाश हो, चाहे और भी तमाम इसकी जानकारी हो, वो साक्ष्य कहीं न कहीं कुछ कम पड़ रहे हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ के बारे में एग्जैक्टली कह पाना कि ऐसा ही था, तो ये मुश्किल काम है। आगे और भी खुदाई होंगी और भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होंगे और क्या पता आगे चलकर हड़प्पा लिपि पढ़ ली जाए तो इसके बारे में ज़्यादा सटीक ढंग से कहा जा सकेगा।
तो काल निर्धारण की बात किया जाए कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का काल क्या रहा होगा, तो इस संबंध में तरह-तरह के विद्वानों का अलग-अलग मत है। जैसे जॉन मार्शल का है तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। अर्नेस्ट मैके हड़प्पा सभ्यता का काल 2800 से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। माधो स्वरूप वत्स 3500 से 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। सीजे गाइड हैं 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। और एनसीईआरटी जो बुक है वो 2500 से 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल मानती है। तो इससे संबंधित ये जो कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या रहा होगा, वो उसके बारे में जानकारी दी हुई है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में कभी-कभी पूछ लेता है। मैचिंग के लिए आ जाता है कि एक तरफ जो है मार्टिमर व्हीलर दे दिया या फेयर सर्विस एनसीईआरटी, और दूसरी तरफ ये सब काल दे दिए कि उसको मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखना चाहिए आपको। अब बात करते हैं विस्तार की कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता का अगर बात किया जाए भारतीय सीमा में, तो इसका सबसे उत्तरी छोर जो है कश्मीर में मांडा एक जगह है, चेनाब नदी के तट पर वो है। और दक्षिणी छोर जो है दैमाबाद, यह कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और अगर दूरी की बात किया जाए उत्तर से दक्षिण में तो 1400 किलोमीटर है। और सर्वाधिक जो इसका पश्चिमी पूरा स्थल है वो सुतका गेंडोर है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। और पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी पे किनारे स्थित है। और सुतका गेंडोर की बात किया जाए तो ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। अब हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर की बात किया जाए तो ये मुंडी गाक है और सोरतुगही, ये दोनों अफगानिस्तान में है। इन स्थलों को ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है कि सोरतुगही कहाँ पर है, तो ये जो है अफगानिस्तान में है। या मुंडी गाक के बारे में पूछा जा सकता है। और ये दोनों स्थल हिंदकुश पर्वत के उत्तर में स्थित हैं। अब सिंधु सभ्यता के निर्माता की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे। तो सिंधु सभ्यता में कम से कम 4 प्रजातियां थीं। तो पहली प्रजाति की बात करें तो यह है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, जिसे काकेशियन भी कहा जाता है। और दूसरा भूमध्य सागरी, इसका संबंध जो है द्रविड़ जात से बताया जाता है। फिर तीसरी है अल्पाइन, और चौथी जो है मंगोलाइट। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग जो एक विचार है कि लोग मुख्यतः जो है भूमध्य सागरी थे, यानी भूमध्य सागरी लोग ज़्यादा थे। अब हड़प्पा सभ्यता का विकास की बात किया जाए तो इसको आप उत्पत्ति और विकास की बात किया जाए तो उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इसे जो है द्रविड़ों से इसकी उत्पत्ति बताते हैं, कुछ आर्यों से उत्पत्ति बताते हैं। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि नहीं, ये जो है मेसोपोटामियाई लोग जो आए थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो देसी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो इन सब में देखा जाए तो कहीं न कहीं से जो देसी उत्पत्ति की बात है वही ज़्यादा मान्य मानी जाती है कि धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृतियों का जो है विकास हुआ और वो आगे चल के उन्हीं से हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक रूप से विकास होता चला गया। तो विकास के अगर देखा जाए तो 3 चरण, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 3 जो है चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है, प्राक हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पहले वाला जो काल था 3200 से 2600 ईसा पूर्व। फिर परिपक्व हड़प्पा काल कौन कौन सा था समय उसका, वो था 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व। फिर परवर्ती हड़प्पा की बात किया जाए तो 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो अब एक एक करके इसको हम
देखते चलते हैं। प्राक जो है हड़प्पा की पहले बात करते हैं। तो प्राक हड़प्पा बस्तियां नवपाषाण युग तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके बीच की बात है, नवपाषाण और परिपक्व से पहले का। नवपाषाण और इनके परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच का जो समय है वो जो है प्राक हड़प्पा हो गया। हड़प्पा सभ्यता प्राक हड़प्पा सभ्यताओं के निरंतर विकास का परिणाम था। ये कृषक बस्तियां विकसित होकर लगभग 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के रूप में परिणत हुई। तो कौन कौन से प्रमुख प्राक हड़प्पाई स्थल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है, थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है कई बार बन जाते हैं। तो सबसे पहले बलूचिस्तान वाले एरिया की बात करते हैं। तो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद है, सादात है, राणा घुंडई है, नौसारो है, कुल्ली, नाल, बालाकोट, ये सब प्राक हड़प्पाई स्थल बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से प्रस्तर युग से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास एवं सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ हमने आप अगर याद करिए तो पिछले वीडियो में देखा होगा, तो प्रागैतिहासिक काल में मेहरगढ़ के बारे में हमने आपको बताया हुआ था। और वहाँ से देखेंगे तो आप नवपाषाण काल से लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक प्रमाण मिले हुए हैं हड़प्पा संस्कृति तक। मेहरगढ़ प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल है। हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्राचीनतम स्त्री मृण मूर्ति मेहरगढ़ से ही मिली हुई है। और यहाँ एक कब्र से सिर रहित, यानी सिर नहीं है, स्त्री की आकृति से युक्त ताम्र दर्पण मिला हुआ है। नौसारो एवं मेहरगढ़ से स्त्रियों की मृण मूर्तियां मिली हुई हैं जिनकी मांग में सिंदूर है। नाल से क्या मिला हुआ है? नाल से गरुण आकृति की मुहर मिली हुई है जो अपने पंजों में सर्प को दबाए हुए है। ये तो सब बलूचिस्तान का हो गया। अब हम सिंध वाले क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ से कौन कौन से प्राक हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए हैं? तो है कोट दीजी और अमरी, या फिर आमरी भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ से सामुदायिक अग्नि स्थल मिले हैं। कोट दीजी का अंत भयंकर अग्निकांडों से हुआ। कोट दीजी एवं अमरी सिंध के दो प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। आमरी से 12 सिंगा का साक्ष्य मिला हुआ है। गैंडा की हड्डियां केवल अमरी से ही मिली हुई हैं। अब बात करते हैं गोमल घाटी में। तो यहाँ से रहमान ढेरी और गुमला प्राक हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए हैं। पंजाब वाले एरिया में आइए तो सरायखोला, जलीलपुर आदि सिंधु घाटी की आरंभिक बस्तियां थी। राजस्थान में कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान में कालीबंगा, सोथी। कालीबंगा से बात किया जाए तो कालीबंगा जो प्राक हड़प्पाई स्थल है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दुर्गीकरण एवं भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से बात किया जाए तो हरियाणा में राखी गढ़ी, बनावली, कुणाल, बालू भिराना, सिसवाल, ये सब प्राक हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक हमने प्राक हड़प्पाई स्थलों की बात किया है कि किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं और वहाँ से क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं परिपक्व हड़प्पा स्थल की। तो जो हड़प्पा का विकसित काल था, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं। तो अभी ये तो अभी ऊपर भी बताया जा चुका है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो पंजाब के, पाकिस्तान वाले पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको दयाराम साहनी को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 1921 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण किया और उत्खनन प्रारंभ किया। अब हड़प्पा से क्या कुछ प्रमुख चीज़ें मिली हैं उनके बारे में देखते हैं। हड़प्पा से मिला सबसे विशाल अवशेष क्या है? छच्छा की 2 पंक्तियाँ।
में कुल 12 कमरे मिले हैं, कमरों वाला अन्नागार मिला है। यह अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के मिले अवशेषों में लोथल के गोदीबाड़ा के बाद यानी जो बंदरगाह है सबसे विशाल है। प्रत्येक अन्नागार 50 गुणे 20 फीट का है। व्हीलर इसे सत्रागार परिसर भी कहते हैं। हड़प्पा के सभी घरों से शौचालय के अवशेष मिले हैं। बहुत बड़ी बात है। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर एवं अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एक बहुत औद्योगिक अर्ध औद्योगिक नगर के रूप में ये फेमस था हड़प्पा। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे कब्रिस्तान R37 या फिर कब्रिस्तान यच नाम दिया गया है। इसको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कई बार मैचिंग में या वैसे भी डायरेक्ट पूछा जा चुका है सवाल। यहाँ के कंकालों में गठिया जोड़ों के दर्द की बीमारी अधिक पाई गई है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। एक चीज दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है कि जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हमने अंडरलाइन भी करने का प्रयास किया है। तो ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ऋग्वेद के हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। ये आपको वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पर भी ये जो हरियूपिया आएगा। तो हरियूपिया का मतलब जो है ये संबंध हड़प्पा से जोड़ा गया है। हड़प्पा से मिले अन्य महत्वपूर्ण अवशेष क्या हैं? कर्मचारियों के आवास हैं, मजदूरों के बैरक हैं जिसे श्रमिक आवास भी कह सकते हैं, पीतल की कगाड़ी है, कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है, एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुण या फिर बाज का चित्रण है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति भी है। मार्शल ने इसे पृथ्वी माता कहा है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे प्राप्त नहीं की जगह प्राप्त हुई हैं। ये ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जो लेख युक्त हैं मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नहीं की जगह हुई है होना चाहिए। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि इस जो विशाल स्नानागार है उसमें उत्तरी तरफ और दक्षिणी तरफ दोनों तरफ तालाब में प्रवेश के लिए 9 सीढ़ियां बनी हुई थी और यह तालाब 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी लंबाई चौड़ाई का उतना महत्व नहीं है, लेकिन सीढ़ियाँ, ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सीढ़ियाँ उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में थी। अब इसका महत्व क्या था विशाल स्नानागार का? तो धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इससे संबंधित एक फिल्म भी बनी थी ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े की। तो उसमें अगर आप देखेंगे फिल्म में तो पूजा हेगड़े इसी विशाल स्नानागार जो है उसमें स्नान करते हुए दिखाया गया है उस फिल्म में। विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इसकी लंबाई 45 मीटर,
चौड़ाई लगभग 15 मीटर है। मोहनजोदड़ो से कुछ और भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो क्या क्या हैं? महाविद्यालय भवन है, कांसे की नृत्य रथ नारी की मूर्ति जो कि बहुत फेमस है, पुजारी योगी की मूर्ति ये भी बहुत फेमस है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति यह भी बहुत प्रसिद्ध है, कुंभकारों के छाभट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऐसे अन्य भी जो हमने अंडरलाइन कर दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। सीपी की पटरी स्केल ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो से मलेरिया के भी साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, आगे चलकर कभी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं चनहुदड़ो की। तो इसकी लोकेशन क्या है कि मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है यह स्थल। इसका उत्खनन किसने किया था? 1935 में मैके ने किया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि चनहुदड़ो का जो है उत्खनन किसने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति कहते हैं, झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि यहाँ मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था ये चनहुदड़ो। यहाँ से प्राप्त जो अवशेष हैं उसमें अलंकृत हाथी है, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह, यानी कुत्ते का पद चिन्ह जो है प्राप्त हुआ है बिल्ली का पीछा करते हुए। सौंदर्य प्रसाधनों में देखा जाए तो लिपस्टिक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चनहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चनहुदड़ो मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब लोथल की बात करते हैं, तो लोथल की लोकेशन क्या है? तो यह जो है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर यह स्थल स्थित है, और ये इसके खोज की बात किया जाए तो एस आर राव ने 1957 ईस्वी में की थी। लोथल से मिले एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। अभी हम जब आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि नगर नियोजन इस हड़प्पा सभ्यता का पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो मकान का दरवाजा होता था वो जो मेन सड़क होती थी उस तरफ नहीं होता था उसका दरवाजा, बल्कि जो गली होती थी उसकी ओर खुलता था। लेकिन अपवाद में देख रहे हैं कि लोथल में मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर मेन सड़क की ओर खुलता था, ये अपवाद था एक, और इसको याद रखना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। यहाँ से प्राप्त कौन कौन से अवशेष हैं? बेलनाकार मोहरें हैं, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां हैं। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना प्रकाश में आई है वो लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, मतलब एक छोटा हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा या फिर सील जिसे कहते हैं प्राप्त हुई है। लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, क्योंकि यह एक बंदरगाह नगर था। लोथल की अगर सबसे प्रमुख उपलब्धि की बात की जाए तो यही कि गोदी डाक यार्ड या जिसे बंदरगाह कहते हैं, इस वजह से ज़्यादा ये लोथल हड़प्पा काल में प्रसिद्ध था। यहाँ से जो कुछ
अवशेष प्राप्त हैं उसमें बंदरगाह हो गया, धान, यहाँ से धान या चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड उपकरण, मोहरे, बाट, माप तथा पाषाण उपकरण हैं। लोथल से आवासीय क्षेत्रों में वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोथल से चावल का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। फारस की मुहर प्राप्त हुई है। लोथल से ही एक मृदभांड पर एक कौवा और लोमड़ी का अंकन मिला है। इसका शाम में पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। लोथल से ही मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति मिली है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रमशः लोथल का गोदीवाड़ा, हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का महास्नानागार है। कालीबंगा के बारे में देखते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? यह राजस्थान के गंगानगर जिले में प्राक हड़प्पाई स्थल है और इसकी खोज की बात किया जाए तो अमलानंद घोष ने 1953 में की। और इसके बारे में अभी प्राक हड़प्पा के जब हम पढ़ रहे थे तो उसके बारे में अभी हमने इस फैक्ट का जिक्र किया था कि यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगा में किले बंद पश्चिमी टीले 2 पृथक पृथक किंतु परस्पर संबद्ध खंड हैं। एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए जिसके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगा में दुर्ग तथा नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। आगे जब नगर नियोजन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पश्चिमी भाग जो होता था वही दुर्ग से घिरा होता था। पूर्वी भाग निचला नगर या निचला शहर कहा जाता था, वो दुर्ग से नहीं घिरा रहता था। लेकिन यहाँ पे कालीबंगा में देख रहे हैं कि दोनों भाग दुर्ग या प्राचीरों से घिरे हुए थे। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली भी नहीं थी। कालीबंगा एवं लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड परवर्ती हड़प्पा सांस्कृतिक युग में भी प्रयुक्त किए जाते रहे। यहाँ किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में क्या है प्रमुख? बेलनाकार मोहरे हैं, अन्नागार है, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। बनवाली या जिसे बनावली भी किताबों में लिखा मिलता है, यह कहाँ इसकी लोकेशन है? यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने किया? आर.एस. विष्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। यहाँ से भी प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बनवाली में जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, उसका यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। क्या प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हल की आकृति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कों, नालियों के अवशेष, मनके, मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ, इस तरीके से मुहरें वगैरह जो है प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं सुरकोटदा की। तो यह कहाँ इसकी लोकेशन है? ये गुजरात के कच्छ जिले में है। यह ध्यान रखना है कि कभी कभी जो है कच्छ वाले क्षेत्र में कौन कौन से शहर प्राप्त हुए हैं हड़प्पा स्थल, उनके बारे में पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हुई हैं। तो
कोटदा से जो है घोड़े के अवशेष या अस्थियां मिली हुई हैं, ये ध्यान में रखना है। यहाँ के अवशेषों में वही घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, सुरकोटदा से। अब अगला स्थल है रंगपुर। तो इस यहाँ यह गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज की बात किया जाए तो SR राव ने किया था। यहाँ से जो बहुत महत्वपूर्ण चीज की प्राप्ति हुई है वो है कि धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा अगला स्थल, यह जो है कहाँ पर है लोकेशन? गुजरात में कच्छ जिले में है। तो इसकी खोज की बात किया जाए तो जगपति जोशी ने किया था और यह कई चरणों में, सांस्कृतिक चरणों में इसे बांटा गया है। धौलावीरा से सफेद कुओं, वीरा का कुआं, आयताकार नगर कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा से मिली है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। धौलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी। और जगह की आप देखेंगे कि जो प्राचीर या दुर्ग बने हुए हैं, किले, वो ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन ये आप देखेंगे तो पत्थर से बनी हुई है। इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर हैं तथा भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं बहावलपुर में गनेड़ीवाल के बाद राखीगढ़ी चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। अन्य हड़प्पाकालीन नगर जहाँ दो भागों में विभाजित हैं, वहीं नगर नियोजन जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा होगी। वहीं धौलावीरा देखेंगे तो 3 भागों में विभाजित है। इनमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी में पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसे दुर्गबंदी या नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में नहीं देखने को मिलता है। शासक वर्ग एवं अधिकारी वर्ग मध्य नगर में निवास करते थे। धौलावीरा को छोड़कर सिंधु सभ्यता के शेष सभी नगरों के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग में प्रशासनिक या धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था। यही काम जो है धौलावीरा में नहीं होता था। धौलावीरा से खेल के स्टेडियम तथा सूचना पट या साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, खेल स्टेडियम और सूचना पट के बारे में। धौलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। यह प्रश्न भी, फैक्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजसभा के अवशेष का प्रमाण, गिरगिट की प्रतिमा, नेओले की पाषाण मूर्ति, पालिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ धौलावीरा से मिले हैं। सबसे मोटी एवं सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर तथा सर्वाधिक प्रवेश द्वार धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा के उत्थान एवं पतन के 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। रोपड़ की बात किया जाए, अगला स्थल, तो कहाँ पर लोकेशन है? यह पंजाब में स्थित है, सतलज नदी की। अगर खोज की बात किया जाए तो बीबी लाल ने किया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया एवं उत्खनित प्रथम स्थल रोपड़ है एवं दूसरा कालीबंगा था। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिले हैं, जो किसी अन्य हड़प्पाई स्थल से ऐसे साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। जबकि इसी तरीके की प्रथा हमने प्रागैतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में देखा था कि बुर्ज होम में यह प्रथा प्रचलित थी कि मानव कब्र के में मानव के शव के साथ
कुत्ते का भी शव बरामद हुआ है या प्राप्त हुआ है। संघोल से सिंधु सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रित धूसर मृदभांड तथा ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुणाल नामक स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुणाल से प्राप्त हुए हैं। और कुणाल कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।